Hello and very good morning to all of you. This is Prasanjit Das and welcome you all to my YouTube channel Prasanjit Das as well as my Facebook page Learn English. Today I'm uploading my video after 5 long months gap because of my some personal issues. I was unable to upload my videos. Now today onwards I promise to keep on uploading the videos every after 2 or 3 days. Now आज हम बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट ग्रामर करने वाले हैं जिसको कहते हैं सेंटेंस करेक्शन, जो क्लास 9 से लेकर 12 टेट और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं. तो लेट अस गो टू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम. So here comes the first question. It is raining since 5 o'clock. Since और for अगर किसी टाइम को इंडिकेट करे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. तो यहाँ पर since है टाइम को इंडिकेट कर रहा है 5 o'clock यानी 5 बजे. Since 5 o'clock, since January, since morning, since tomorrow और since yesterday, इस प्रकार के कुछ इंडिकेशन करे तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अर्थात it has been raining since 5 o'clock. Now the next question is It is 10:30 o'clock. Now इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक वीडियो है. पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. इसको समझने के लिए हम इस वीडियो को देखते हैं. अगर ये एक घड़ी मान लिया जाए, अगर यहाँ पर 12 पे अगर घंटे वाली सुई हो और जो मिनट वाली सुई हो वो भी 12 पे ही हो, मिनट वाली सुई भी अगर 12 पे ही हो, घंटे वाली सुई भी 12 पर हो. अगर मिनट वाली जो सुई है यहाँ से अगर वो मूवमेंट शुरू करे 12 से, तो यहाँ से ऐसे मूवमेंट करते सीधा जाते 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 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12. अर्थात अगर मिनट वाली सुई एक चक्कर मार के वापस अपने जगह पर आती है तो क्या बनता है? हमारे सामने एक ज़ीरो बन जाता है. अर्थात ओ का मतलब क्या समझ में आया? ओ का मतलब यानी एक सर्कल, एक चक्कर जब मारेगा. तो जब एक चक्कर ये सुई मारती है मिनट वाली, तो हम उसको क्या कहते हैं? 60 मिनट. और 60 मिनट्स पे क्या होता है? 1 घंटा होता है. अर्थात अगर ये मिनट वाली सुई यहाँ से यात्रा शुरू करके अगर यहाँ पे रुक जाए 6 पे, तो वो क्या बना? 30 मिनट्स. यानी ये सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है, फुल सर्कल नहीं हो रहा है. सर्कल तो अभी कंप्लीट होगा जब इसका कंप्लीशन एक सर्कल यहाँ आकर पूरा 12 पे दोबारा पहुँचे. अर्थात जहाँ से शुरू की वहीं पर वापस आकर पहुँचे तो जाके हो गया सर्कल कंप्लीट हो रहा है. अगर यहाँ पर 59 पर भी रुक जाए तो भी वो सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा है. अर्थात हमें क्या समझ में आई? जो मिनट वाली सुई है यहाँ से यात्रा शुरू करके दोबारा जब 12 में पहुँचती है तो बनता है एक ज़ीरो यानी ओ. और जब ओ बनता है तो घंटे वाली जो सुई है वो कहाँ पहुँचती है? वो पहुंचती है 1 पर. फिर और एक चक्कर मारने पर घंटे वाली सुई पहुंचती है 2 पर. फिर और एक चक्कर मारने पर बनती है 3 पर. अर्थात ये घंटे वाली सुई 3 और 3.5 3 और 4 के बीच में अगर अटक जाए तो ये मिनट वाली सुई कहाँ पर है? ये 12 से आकर 6 में अटक गई. अर्थात ये एक सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा. अर्थात अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं आकर ये एक सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा, ओ नहीं बन रहा है. यानी 3:30 ओ क्लॉक कभी नहीं हो सकता. 3:30 ओ क्लॉक, 4:30 ओ क्लॉक, 4:15 ओ क्लॉक कभी नहीं हो सकता. अगर 4:15 है तो 4:15 यानी सुई कहाँ पर आकर टिक गई? सुई आकर यहाँ पर टिक गई. तो क्या सर्कल हुआ? नहीं. अर्थात सर्कल आकर यहाँ पर रुक जाए तो भी नहीं, यहाँ पर रुक जाए तो भी नहीं, यहाँ पर रुक जाए तो भी नहीं, यहाँ पर आकर रुक जाए तो भी नहीं. अर्थात इसको संपूर्ण एक चक्कर मारना होगा मिनट वाली सुई को, तो जाके घंटे वाली जो सुई है वो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 यानी 6. अर्थात 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock एंड 12 o'clock ये बन सकता है. कभी ये नहीं हो सकता कि 1:30 o'clock, 12:30 o'clock, 12:15 o'clock, 5 o'clock ये कभी नहीं बन सकता. 6 o'clock, 5 o'clock, 4 o'clock बन सकता है. कभी इसके आधे चक्कर में कभी ओ कंप्लीट नहीं होता. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सो इसका आंसर बना इट इज़ 10:30 PM और AM. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. Neither of us were present.
इस क्वेश्चन में देखिए नीदर, ईदर, एवरी, ईच इस प्रकार के कोई भी वर्ड्स मिले तो वो हमेशा सिंगुलर को इंडिकेट करता है। नीदर एंड ईदर ये यूज़ होता है दो लोग, दो व्यक्ति, दो स्थान, दो भावना, दो वस्तु के बीच में। नीदर ऑफ टू गर्ल्स, नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स, नीदर ऑफ द टू बॉल्स, इस प्रकार का। तो दोनों में से कोई नहीं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट इसका प्लूरल रहेगा, लेकिन ये खुद एक सिंगुलर है। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स इज प्रेजेंट, ना ही वो ना ही ये, तो ये पास्ट टेंस है, तो आंसर बना वाज। नीदर ऑफ अस वाज प्रेजेंट। नंबर 4, पिक्चर्स आर हैंग्ड ऑन द वॉल। हैंग्ड जो है वो हैंग का थर्ड फॉर्म है, और जो हांग है वो भी हैंग्ड का थर्ड फॉर्म है, हैंग का। तो सवाल होता है दोनों का प्रयोग हम कब करें। हैंग्ड को हम यूज़ करेंगे जब हम किसी लिविंग चीज़ों के बारे में बात करें, और जब नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में बात करें तो हम हंग का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक इंसान को लटक गया या फिर वो इंसान को फांसी दी गई तो वो द मैन वॉज हैंग्ड। लेकिन कोई फोटो या फिर कोई चीज़ें हैं तो वो हैंग्ड नहीं, वो हंग हो जाएगा। सो थर्ड फॉर्म दोनों होता है। जो नॉन लिविंग चीज़ों के लिए, पदार्थों के लिए हम हंग को यूज़ करेंगे, और इंसानों के लिए, हम लिविंग चीज़ों के लिए हम यूज़ करेंगे हैंग्ड। सो मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5, I have received your letter yesterday. Yesterday is a adverb of time which indicates past indefinite tense. Yesterday एक adverb of time है जो past indefinite tense में प्रयोग किए जाते हैं। So इसका आंसर बनेगा I received your letter yesterday because I have received, ये present perfect tense है। Now next is when you are going to leave school. ये एक क्वेश्चन है या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है। रिमेंबर डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस कभी भी WH क्लोज, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, व्हाट, हाउ, इन शब्दों से नहीं होता है, बनता है ऑक्सिलरी वर्ब से। Until and unless you put the auxiliary verb before the subject and object, the sentence does not become interrogative sentence. यानी अगर R है तो R को आगे लेके आओ, is है तो is को आगे लेके आओ, M है तो M को आगे लेके आओ, जो भी auxiliary है उसको subject से पहले लाओ, तभी जाकर वो interrogative sentence बनेगा। अगर नहीं तो ये जो WH clause से क्वेश्चन बना है when you are going to leave, ये एक subordinate clause है, यानी ये dependent clause है, ये complete sentence ही नहीं है, ये clause है। तो क्वेश्चन बनने के लिए क्या होगा, व्हेन आर यू, आर को यू से पहले लाया गया। फॉर एग्जाम्पल व्हेन डू यू, व्हेन विल यू, व्हेन डिड यू। तो क्वेश्चन बनाने के लिए ऑक्सिलरी आएगा, ऑक्सिलरी इंटरोगेटिव बनाएगा। WH क्वेश्चन उसको मीनिंग देकर क्वेश्चन बनाएगा। सपोज आर यू गोइंग टू लीव स्कूल, क्या तुम स्कूल छोड़ने वाले हो। फिर उसको बनाया व्हेन आर यू गोइंग टू लीव स्कूल, तुम कब स्कूल छोड़ने वाले हो। तो ये कब लगाया है, इंटरोगेटिव एडवर्ब बनकर ये टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि व्हेन हो गया इंटरोगेटिव एडवर्ब एक्सप्रेसिंग टाइम, अगर वो क्वेश्चन के बिगिनिंग पे हो, सेंटेंस के बिगिनिंग पे हो। अगर सेंटेंस के बीच में सबऑर्डिनेट क्लोज बन जाए तो बन जाएगा वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन व्हेन। तो क्वेश्चन बना व्हेन आर यू गोइंग टू लीव स्कूल, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हो गया नंबर 7। नंबर 7 पाया टेल मी व्हाट इज़ योर नेम। नाउ फिर यहाँ से देखा जाए, अभी जो मैंने कहा इसका रिजेम्बलेंस देखिए। WH क्लोज कभी क्वेश्चन नहीं बनाता, अगर वो सेंटेंस के बीच में आ जाए तो कभी भी वो सेंटेंस ही नहीं बनेगा, वो क्लोज बनेगा, क्योंकि WH क्लोज के साथ ऑक्सिलरी वर्ब पहले आना पड़ेगा। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, ये कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन व्हाट से पहले क्या लिखा गया है, टेल मी, दैट मीन्स ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। तो इंपैरेटिव सेंटेंस में हम बीच में क्वेश्चन कैसे बनाए। सेंटेंस नेवर स्टार्ट्स एट द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में दूसरा सेंटेंस शुरू नहीं होगा। अगर होता भी है तो वो सबऑर्डिनेट है, अर्थात किसी पर निर्भरशील है वो। ये पहला पार्ट क्या हुआ, टेल मी, टेल वर्ब है, जो सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है वो इंपैरेटिव सेंटेंस है। तो अगर ये इंपैरेटिव है तो बीच में हमने क्वेश्चन कैसे बनाया, टेल मी व्हाट इज़ योर नेम, I know what is your name, that is also wrong, because tell me what your name is, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पीछे लेके चले जाते हैं तो वो असर्टिव बन जाता है, या फिर वो सबऑर्डिनेट क्लोज बन जाता है, वो डिपेंडेंट बन जाता है, ये क्वेश्चन नहीं बना। तो आंसर पे देखिए वो इज कहाँ चला गया, सब्जेक्ट के बाद में आ गया। सब्जेक्ट से पहले अगर आता तो वो क्वेश्चन बन जाता, और सेंटेंस के बीच में हम क्वेश्चन नहीं बना सकते, क्योंकि ये इंटरोगेटिव नहीं, ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस है। बिकॉज सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, वर्ब से, और जहाँ से शुरू होता है उसी से उसकी पहचान है। अगर इसको आई नो होता तो दैट वुड हैव बीन डिफरेंट, बिकॉज वो असर्टिव सेंटेंस होता, लेकिन कभी भी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन नहीं बन सकता है। सो आंसर बना टेल मी व्हाट योर नेम इज। अगर मैं बोलूँ हाउ आर यू, ये क्वेश्चन करेक्ट है। अगर मैं बोलूँ आई नो हाउ आर यू, दैट इज रॉन्ग, आई नो हाउ यू आर, आई नो हाउ यू आर, वो करेक्ट हो जाता है। दैट हो गया असर्टिव, और वो बीच वाला सेंटेंस जब WH क्लोज बीच में आ जाता है वो बन जाता है सबऑर्डिनेट, यानी डिपेंडेंट क्लोज।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिस फ्लावर इज मोर लवलियर देन दैट द अदर। अगर आपने मेरा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का वीडियो देखा है तो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं देखा है तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का वीडियो नंबर पार्ट 1 को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। लवलियर इज अ बाइसिलेबिक वर्ड जो एंडिंग हो रहा है वाई से, लवली वाई, और वाई से पहले क्या है एल, एल क्या है कॉन्सोनेंट। तो इस प्रकार के जब एडजेक्टिव मिलेगा हमें क्या करना है, IER कंपैरेटिव डिग्री एंड IEST सुपरलेटिव डिग्री में लगाते हैं हम लोग। तो ये मोर कहाँ से आया, ऑलरेडी इसका कंपैरेटिव डिग्री लवली का लवलियर है, लवलीएस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, तो मोर क्यों आएगा। मोर तो आता है उन वर्ब के साथ जिनके कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं होते, जैसे कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, एक्टिव, मोर एक्टिव, पैसिव, मोर पैसिव, हैंडसम, मोर हैंडसम। तो वो बाइसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक, मल्टीसिलेबिक वर्ड्स के साथ होता है, जबकि लवली ऑल्सो बाइसिलेबिक वर्ड, लेकिन जो एडजेक्टिव वाई से खत्म हो और उनसे पहले लास्ट लेटर से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो हम इसको IER एंड IEST कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री में यूज करते हैं, जैसे ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट। तो यहाँ पर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है तो मोर लगाने की आवश्यकता या ज़रूरत, इंपॉर्टेंस, नेसेसिटी नहीं है। सो आंसर क्या बना, दिस फ्लावर इज लवलियर देन द अदर। आगे बढ़ते हैं, रवि एज वेल एज हरी आर प्लेइंग टुडे। सो बहुत सारे लोगों को ये मिस्टेक्स होता है, गलतियां होती है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है ये। एज वेल एज एक पैरेंथेटिकल कंस्ट्रक्शन है, जब ये सेंटेंस पे लग जाए याद रखो द फर्स्ट सब्जेक्ट इज द मेन सब्जेक्ट। इसका मूल मीनिंग क्या है एक्चुअली हम इसको मूल मीनिंग को देखेंगे। सेंटेंस के मीनिंग क्या बोल रहा है, रवि इज प्लेइंग टुडे एज वेल एज हरी, यानी एज वेल एज हरी जो है वो लास्ट का पार्ट है, उसको उठाकर लेकर आए। तो मेन डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि हरी और रवि दोनों खेल रहे हैं, हम ये मेन सेंटेंस में हमारा एम्फेसिस कहाँ पर दे रहे हैं, हम लोग इंपॉर्टेंस किसको दिया जा रहा है, किसके बारे में, किसके एक्शन को हम इंडिकेट कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रवि की, रवि इज प्लेइंग टुडे एज वेल एज हरी, उसको उठाकर आगे लेकर आ जाते हैं। दैट्स कॉल्ड पैरेंथेटिकल कंस्ट्रक्शन। जब बीच में आने के बाद इसका मीनिंग हमें लगता है कि बदल गया है, कि अरे रवि भी खेल रहा है, हरी भी खेल रहा है, ये तो करेक्ट है। वो हो जाएगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जब एंड लगेगा उसमें, रवि एंड हरी आर प्लेइंग, वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और ये जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये किसी पर सबऑर्डिनेट है यानी डिपेंडेंट है। सो आंसर बनेगा रवि एज वेल एज हरी इज प्लेइंग टुडे, अर्थात द फर्स्ट सब्जेक्ट इज द मेन सब्जेक्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं, नंबर 10, ही लेफ्ट द हॉस्टल बैग एंड बैगेज, विद बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर। तो बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर, तो साथ में बोरिया बिस्तर, नो नीड टू राइट, तो विद प्रीपोजिशन विद की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो ही लेफ्ट द हॉस्टल बैग एंड बैगेज, सामान के साथ वो हॉस्टल छोड़कर चला गया। मूविंग फॉरवर्ड, विद की आवश्यकता नहीं है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 5 months। देखो सिंस और फॉर दोनों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है या फिर परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है, क्योंकि सिन का सीइंग नहीं होता, दैट्स व्हाई ये परफेक्ट टेंस है। सो क्यों यहाँ पर सिंस गलत है, क्योंकि 5 months जो है वो ग्रुप ऑफ टाइम है, एक पीरियडिकल टाइम फ्रेज है। जहाँ पर भी परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस जनवरी, सिंस 5 o'clock, सिंस 20, सिंस माई बर्थ, सिंस माई चाइल्डहुड, सिंस माई स्कूल डेज, ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम जब बताया जाएगा तब सिंस होगा। जब ग्रुप ऑफ टाइम, फॉर 2 hours, फॉर 5 months, फॉर 5 years, फॉर 2 years, फॉर 5 years, फॉर 100 years, फॉर मिलेनियम, फॉर 5 minutes, फॉर 10 minutes, फॉर 15 minutes, ये ग्रुप ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे फॉर। तो हम हमें क्या पे बात कर रहे हैं, 5 months यानी ग्रुप ऑफ टाइम, ये पीरियोडिकल टाइम फ्रेज है, एक पीरियड है इसका, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर फॉर। सो आंसर हो गया आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 5 months। आगे बढ़ते हैं, द स्कूल शैल बी रिमेन क्लोज टुडे। ये बहुत सारे बच्चों की गलती होती है, बहुत सारे बच्चों की। सबसे पहले यहाँ पर एक्शन क्या है, रिमेन, ये एक फिक्स्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसका कभी भी ट्रांजिटिव फॉर्म यूज नहीं किया जा सकता है, इसका ट्रांजिटिव हो ही नहीं सकता, ये इंट्रांजिटिव है। अगर ये इंट्रांजिटिव है तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, अगर पैसिव नहीं बनेगा तो यहाँ पर बी कहाँ से आया, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शैल, विल, कैन, कुड, डेयर, नीड, माइट, इनके साथ जब बी लगता है वो पैसिव यूज होता है। इट विल बी डन बाय मी, इट विल बी डन बाय मी, इट वुड बी डन बाय मी, इट कुड बी डन बाय मी, इट शैल, आई शैल डू इट, वो एक्टिव बन गया। तो पैसिव बी से बनता है, तो बी बनेगा, दैट मीन्स वो पैसिव है, और रिमेन इंट्रांजिटिव है,
तो पैसिव तो हो नहीं सकता, तो क्या करें, बी को उठा कर पटको और आंसर बनेगा द स्कूल शैल रिमेन क्लोज्ड। क्लोज भी नहीं, क्लोज्ड, ईडी। क्यों? क्योंकि यहां पर क्लोज वार्व ही नहीं है, वार्व तो रिमेन है, क्लोज क्या है फिर? क्लोज होता है, इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, अर्थात जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम एडजेक्टिव रूप में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेन है, उसको मैंने तोड़ दिया, किसी ने पूछा कलम दो, मैंने बोला मेरे पास है नहीं, दिस इज ब्रोकन पेन। क्या पेन? ब्रोकन पेन। तो फिर से देखते हैं, गुड पेन, बैड पेन, नाइस पेन, ब्यूटीफुल पेन, ब्रोकन पेन। दैट मीन्स ए गुड, ब्यूटीफुल, नाइस क्या है? उस पेन की विशेषता है, यानी विशेषण है, यानी एडजेक्टिव है। दैट मीन्स गुड पेन इज एन एडजेक्टिव, सो दैट्स इट। सो क्लोज्ड वर्ब को हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को एडजेक्टिव बनाकर यूज किया है। ब्रोकन पेन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। सो आज विद्यालय बंद रहेगा, तो इसको हमने एडजेक्टिव रूप में यूज किया है। व्हेन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड एज एडजेक्टिव इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। तो आंसर बना द स्कूल शैल रिमेन क्लोज्ड टुडे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सीनियर देन, जब भी कोई वर्ड, बहुत सारे ऐसे इंग्लिश वर्ड है जैसे लैटिन वर्ड है, नॉट इंग्लिश वर्ड, लैटिन वर्ड, सीनियर, सुपेरियर, इन्फेरियर, जूनियर, ये लैटिन वर्ड एंडिंग विद ओ आर। गौर से देखिए, सीनियर, ओ आर, दीज आर द लैटिन वर्ड एंडिंग विद ओ आर शुड बी फॉलोड बाई टू। ये फिक्स्ड, हमेशा इनके साथ टू लगता है, नॉट सीनियर देन, जूनियर देन, सुपेरियर देन, इन्फेरियर देन, ये हमेशा इनके साथ टू लगता है। दीज आर द लैटिन वर्ड एंडिंग विद ओ आर, देन वी शुड बी फॉलोड बाय टू। ही इज सीनियर टू मी और जूनियर टू मी। Moving forward, we have question number now 14. He said that he can do the sum or do the work. Now, इस प्रकार की गलती मैंने रिसेंटली जो आसाम टेट एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी गलत, 2021 जो अपने दिसंबर पे एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन गलत था। उन्होंने ऑप्शन जो दिए गए सारे के सारे उन्होंने प्रेजेंट टेंस में रखा हुआ है और वो पैसिव होना चाहिए, दैट्स ओके, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन ऑप्शन सारे के सारे उन्होंने प्रेजेंट टेंस में दिया, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड ये पास्ट टेंस है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो कैसे रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा? अनटिल एंड अनलेस वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन ना हो तो। सो यहां पर देखो, ही सेड नरेशन का इनडायरेक्ट स्पीच है, अगर ये सेड है तो वहां पर कैन क्यों आया? कैन तो पास्ट, ये तो प्रेजेंट टेंस है, जबकि रिपोर्टेड स्पीच ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है नरेशन का। तो इनडायरेक्ट स्पीच का रूल क्या बोलता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड अगर पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड जो सेंटेंस है, स्पीच है, कंप्लीटली पास्ट में जाना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द चेंज। तो ही सेड दैट ही कुड डू द वर्क, नॉट कैन। कभी कैन नहीं हो सकता, आज तभी हो सकता जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, और ये उसका करना ना करना तो जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे बने, ये एग्जैक्टली इनकरेक्ट है। नंबर 15 नाउ, द क्लाइमेट ऑफ हाफलोंग इज कोल्डर देन सिल्चियर। अभी गौर से देखा जाए इस सेंटेंस में हम किसकी तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं? हाफलोंग एंड सिल्चियर, ना क्लाइमेट ऑफ हाफलोंग एंड क्लाइमेट ऑफ सिल्चियर। दैट मीन्स हम लोग कंपेयर कर रहे हैं क्लाइमेट ऑफ हाफलोंग एंड क्लाइमेट इन सिल्चियर। क्वेश्चन देखिए, द क्लाइमेट ऑफ हाफलोंग इज कोल्डर देन द क्लाइमेट ऑफ सिल्चर होना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट एंड क्लाइमेट का कंपेयर कर रहे हैं। और इंग्लिश में रिपीटेशन को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन, इसी को कहते हैं सर्वनाम। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। अभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है? जो डेमोन्स्ट्रेट करे, इंडिकेट करे, शो करे। अगर मैं बोला दैट इज माई पेन, मैं इशारा कर रहा हूं, दिस इज माई फ्रेंड, मैं इसको इशारा कर रहा हूं, तो दैट्स कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना, पॉइंट आउट करना। तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेंटेंस लिखिए, द क्लाइमेट ऑफ हाफलोंग इज कोल्डर देन द क्लाइमेट ऑफ सिल्चर। ये हो गया आंसर। लेकिन द क्लाइमेट बार बार रिपीट हो रहा है और रिपीटेशन इंग्लिश का स्टैंडर्ड को बर्बाद कर रहा है, तो हम क्लाइमेट को हटा देंगे। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द क्लाइमेट ऑफ हाफलोंग इज कोल्डर देन दैट ऑफ सिल्चर। दैट ऑफ सिल्चर, दैट यानी मैं इंडिकेट कर रहा हूं, किसको इंडिकेट कर रहा हूं? क्लाइमेट को। इसी को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आंसर बना द क्लाइमेट ऑफ हाफलोंग इज कोल्डर देन दैट ऑफ सिल्चर। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, यू विल फेल अनलेस यू डू नॉट वर्क। अनलेस अनटिल ये वर्ड ऑलरेडी नेगेटिविटी को एक्सप्रेस करता है, तो यहां पर कोई सवाल ही नहीं है कि ये उसमें और कोई नेगेटिव आए। जब अनलेस और अनटिल सेंटेंस में लग जाए, ऑलरेडी नेगेटिव है और दूसरा नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड।
तुम जब तक मेहनत नहीं करोगे तुम फेल करोगे। दैट्स इट, द स्टोरी इज़ ओवर। सो आई होप आप सबको ये समझ में आया। अगर कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलर रिलेटेड सेंटेंस जो मैंने एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ डू ड्रॉप योर कमेंट सो दैट आई कैन लुक इनटू इट, आई कैन एनरिच माई नॉलेज अगेन। मैं दोबारा सीख सकूँ, जान सकूँ आपके थ्रू से। अगर क्वेश्चन है तो ज़रूर दीजिएगा। एंड कीप फॉलोइंग, एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड, अगर अच्छा लगा, समझ में आया, तो अगर आपको लगे मेरा चैनल आपको प्रोडक्टिव है आपके लिए, इफ़ द चैनल इज़ प्रोडक्टिव एंड कंड्यूसिव फॉर यू, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर टाइम। हैव अ ग्रेट डे।